नमस्कार दोस्तों, मूमल इंग्लिश क्लासेज में मैं विनोद अवस्थी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीडियो की लगातार श्रृंखला में आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 की सामाजिक विज्ञान विषय एसएसटी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में। देखिए, अन्य विषयों की तरह यह भी पूर्णांक इसका 80 है और समय इसका 2 घंटे 50 मिनट है। तो सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य करने थे। कुछ निर्देश आपको दिए गए, वो पहले आपको पढ़ लेने होंगे। अब हम बात करते हैं इसके लगातार प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है हमारा 19वीं, और देखिए दोनों लैंग्वेज में ये पेपर दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अपने हिसाब से इसमें आंसर सी मान लेंगे, अपने अपने हिसाब से इसको देखते चलेंगे। हम इसका सॉल्यूशन पूरा हिंदी में बताते जा रहे हैं। सेकंड है इसका, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बर्ली विद्रोह। बर्ली विद्रोह। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, नरेंद्र नाथ दत्त। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा द, कैंसर उपचार की औषधियाँ। जी हाँ दोस्तों, कैंसर उपचार की औषधियाँ। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? जी हाँ दोस्तों, देखिए मृदा निर्माण में समय का भी प्रयोग होता है, जैव पदार्थ का भी होता है, स्थलाकृति का भी होता है। इसमें आंसर हो जाएगा सी, मृदा का गठन। जी हाँ दोस्तों, इसमें भर देंगे हम सा। अब हमारा छठवां प्रश्न होता है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है? जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। इसके बाद में हम सातवें प्रश्न की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, इसका आंसर हो जाएगा सा, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जिसमें धर्म और राज्य दोनों अलग हों, जिस राज्य में समस्त धर्म एक तरह से माने जाते हैं, किसी एक धर्म को विशेष महत्व ना दिया जाता हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत देश है। इसके बाद में हमारा आठवां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो देखिए दोस्तों, इसमें कई में तो आ रहा है कि असंख्य, और कई में आ रहा है कि 65। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा क्लियर कर लेना, या तो इसमें बी हो सकता है, बा हो सकता है, या इसमें दा हो सकता है। इसको आप क्लियर कर लेना, क्योंकि अपनी बुक में देख लेना, बुक में किस प्रकार से दिया गया है। अगर बुक में आपके लिए 65 दिया गया है, 65 दिया गया है, तो आप इसको सही मान लें, और अगर असंख्य दिया गया है तो डी को मान लें। हाँ दोस्तों, और देखिए इस विषय में आप जब भी वीडियो को देखें तो कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि इससे हम भी क्लियर हो जाएंगे, और जो जितने भी विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं सभी विद्यार्थी जो वीडियो को देखेंगे वो सभी लाभान्वित हो जाएंगे। दोस्तों इस बारे में कमेंट आप जरूर करना कि इसका आंसर 65 है या असंख्य है। इसके बाद में 9वां प्रश्न आ जाता है, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों की को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आ, जो गरीब हैं उनके लिए। इसके बाद में हमारा 10वां प्रश्न है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? तो इसमें हो जाएगा 60 से ज़्यादा। इसमें हो जाएगा दा। जी हाँ दोस्तों, दा। इसके बाद में हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दा, सवाई जयसिंह ने। जी हाँ दोस्तों, सवाई जयसिंह ने। कई लोग महाराणा जगत सिंह द्वितीय भी मानते हैं, लेकिन आप इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेना। वैसे इसका क्लियर यही है, सवाई जयसिंह। इसके बाद में 12वां हो जाएगा हमारा, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका आंसर है सा, नसीराबाद। नसीराबाद में हुआ था। इसके बाद में हमारा 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यानी जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा हो और जनसंख्या कम रहती हो। तो चूंकि हम राजस्थान के निवासी, हमको खूब पता है, इसका आंसर हो जाएगा सा, मरुस्थल प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेशों में हमारे यहाँ बहुत कम लोग पाए जाते हैं। इसके बाद में 14वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है?
जी हाँ दोस्तों, ये आपको पता होगा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसका आंसर है सा। लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, इसका आंसर है सा। और 50, इसमें देखिए 50,000 की राशि कन्या के जन्म से लेकर और आगे की पढ़ाई तक को प्राप्त होती है। इसके बाद में हमारा 15वां प्रश्न है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो इसका हो जाएगा द 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद में दोस्तों देखिए रिक्त स्थान दी गई है और उसके सामने प्रश्न 2 में कुछ विकल्प दिए गए हैं। और अब तक हमने आपको 15 क्वेश्चन जो थे वो एक एक अंक के थे, उनका सॉल्यूशन बताया था। और आगे हमारा ये दूसरा क्वेश्चन आया है, इसमें 8 रिक्त स्थान दिए गए हैं और प्रत्येक में के आगे 2-2 विकल्प दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो को एक आप स्किप ना करें, क्योंकि देखने में आ रहा है कि आप वीडियो को स्किप यानी आगे बढ़ा करके आंसरों को देखते हैं। तो देखिए कुछ बातें जो हम आपको मौखिक बताने जा रहे हैं वो उनसे आप वंचित रह जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, और हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, असम के आदिवासी रिक्त स्थान में काम करने के लिए जाने लगे? तो देखिए चाय बागानों, इसका आंसर हो जाएगा चाय बागानों। जी हाँ दोस्तों, चाय बागानों में। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार या ब्लैंक के हाथ में सौंप दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तीसरा प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष खाली जगह है? और इसके ऑप्शन में देश और राज्य 2 दिए गए हैं। तो देश देखिए दोस्तों, भारत एक देश तो है लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका आंसर आप राज्य भर देंगे, इसमें आप देश नहीं भरें, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। इसके बाद में चौथा प्रश्न है हमारा, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून खाली जगह से लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 2006। 2006। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा 2006। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 5वां, सतत विकास लक्ष्य में खाली जगह लक्ष्यों का चयन किया गया? तो इसके आंसर में हो जाएगा 17। जी हाँ दोस्तों, 17, ब्लैंक में हमने लिख दिया है 17। इसके बाद में देखिए हमारा 6वां प्रश्न है, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का मंदिर खाली जगह में स्थित है? इसके आंसर में देखिए कोटा और बूंदी 2 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी। जी हाँ दोस्तों, हमने रिक्त स्थान में लिख भी दिया, देखिए इसमें हो जाएगा बूंदी। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है, कम वर्षा वाले खाली जगह प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं? तो इसमें हो जाएगा देखिए शुष्क। ये हमने लिख दिया है, इसमें लिख दिया है शुष्क। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अर्ध शुष्क जो होते हैं उनमें कटीली झाड़ियां नहीं उगती हैं। इसके बाद में इस रिक्त स्थानों का अंतिम प्रश्न है हमारा, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण हैं, अर्थात ये चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये दोस्तों अधात्विक खनिज हैं, ये हैं अधात्विक खनिज, क्योंकि धातु होते हैं, लोहा है और तांबा है, जो धातु होते हैं हमारे वो, और ये विभिन्न प्रकार के जो धातुएं हैं वो सभी एल्युमिनियम है, ये सभी धातुओं में आते हैं, लेकिन जो धातुओं से अलग होते हैं जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, ये अधात्विक खनिज माने जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिए आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं 7, और 7 प्रश्न में आपको सही और गलत का निशान लगाना है, यानी जो सही है उसके सामने सही का मार्क लगाना है और जो गलत है उसके सामने क्रॉस का मार्क लगाना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसको राइट करना है, पहला क्वेश्चन हमारा राइट है। दूसरे की बात करें, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था? बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये 1829 नहीं, 1929 में पारित किया गया था। 100 वर्ष का अंतर इसमें आपके लिए दिया गया है, जो गलत है। तीसरा प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, और आप इनको अपनी किताब से मिलान
कर लेना। अगर इसमें हम गलत हों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल देना। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम करेक्ट है, सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में हमारा पांचवा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल राइट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट, 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। और अंतिम प्रश्न है हमारा, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसने इसका नेतृत्व नहीं किया था। अब देखिए, हाँ दोस्तों, इसमें मिलान करना है हमको। चौथा प्रश्न है, इसमें 5 दिए गए, हमको मिलान करने के लिए दिए गए। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अंग्रेजी में मिलान कर लें, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी में मिलान कर लें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, कमेंट में कमेंट जरूर डालें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हमने पूर्व पेपर में भी डाली थी तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, और उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग पेपर में लगभग 50% से ज़्यादा सवाल हमारे मॉडल पेपर से ही पूछे गए थे। तो जिस दोस्तों देखिए, अब आ स्तंभ को बा स्तंभ से मिलान करना है। राजा राम मोहन राय, इसको मिला देंगे हम ब्रह्म समाज 3 से, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके बाद में दूसरा, विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है, तो ये दोस्तों हो जाएगा चिली। चिली तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके बाद में तीसरा है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है दोस्तों, इसको दूसरे से मिला देंगे, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है। चौथा है हमारा, मृदा अपरदन को रोकना, इसका चौथे से ही मिलेगा, चट्टान बांध। जी हाँ दोस्तों, चट्टान बांध से। और खाटू श्याम जी का मंदिर, इसको पहले से मिला देंगे हम, ये सीकर में है। जी हाँ दोस्तों, ये सीकर में है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की। तो भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया? तो यह है जेम्स रेनेल। जी हाँ दोस्तों, जेम्स रेनेल इसका आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है हमारा, 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सर थॉमस मुनरो। जी हाँ दोस्तों, सर थॉमस मुनरो। इसके बाद में हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, पर्यावरण संसाधन जो होते हैं हमें प्रकृति से या पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। प्रकृति, आप प्रकृति भी लिख सकते हैं इसके आंसर में, और आप ऑब्लिक करके पर्यावरण भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही हैं। अगला हमारा 8वां प्रश्न है, जल संग्रहण के 2 उपाय बताइए। तो जल संग्रहण के 2 उपाय, देखिए दोस्तों, जिनसे हम जल को बचा सकते हैं, वो जैसे कि टाँका है। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए, पहला तो लिख देंगे हम टाँका, टाँका बनाना, ये पहला है। और दूसरा हम लिख सकते हैं पुराने कुओं को सुदृढ़ीकरण करवाना, पुराने कुएं को मजबूत कराना, उनको साफ सफाई करवाना। तो इस प्रकार से इसके 2 हैं। और आप इसमें तीसरा ये भी लिख सकते हैं, वर्षा जल संग्रहण करना, यानी वर्षा के जल के संग्रहण के लिए जो हम पाइपलाइन के माध्यम से गड्ढों में पानी को ले जाते हैं। इसके बाद में हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद की। जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर में आप लिख देंगे संसद। अब देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न है, और 10वें प्रश्न में थोड़ा से ये, अब 10वें प्रश्न 3-3 अंक के आगे के कुछ 10 से 17 तक के प्रश्न हैं, ये बड़े हैं और 3-3 अंक के हैं। तो 10वां प्रश्न है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? इस पर हमको 3 बातें लिखनी थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट लिखना है, नवाब के अधिकारियों की अनुचित मांगे। हाँ, नवाब के अधिकारियों की अनुचित मांगे। दूसरा प्रश्न था, कंपनी द्वारा अधिक कर लेना,
कंपनी द्वारा अधिक कर लेना। और तीसरा इसका पॉइंट था कंपनी को किले निर्माण व आबादी बढ़ाने की अनुमति न देना। अर्थात बंगाल के जो नवाब थे उनको कंपनी के द्वारा ना तो किले निर्माण की अनुमति थी और ना ही आबादी बढ़ाने की अनुमति थी। इसके बाद में दोस्तों 11वां प्रश्न है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। तो 11वें प्रश्न की हम बात करें कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो किस प्रकार से बदली, क्योंकि उसमें अंग्रेजों को थोड़ी हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपनी नीतियां बदल दी। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला है भारतीयों से विश्वास उठ गया था। कंपनी का भारतीय सैनिकों से विश्वास उठ गया था और सैन्य शक्तियां अंग्रेजों के हाथों में ले ली। अर्थात जो हथियार थे, हथियार उन्होंने अपने हाथों में ले लिए और भारतीय सैनिकों को उन्होंने हथियार नहीं दिए थे। उसके बाद में हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट इस प्रश्न का है राजा जिन्होंने सैनिकों का साथ दिया था उनके प्रति अंग्रेजों का रवैया नरम हो गया था। जी हाँ दोस्तों, दूसरे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं जिन राजाओं ने अंग्रेजों सैनिकों का साथ दिया उनके प्रति अंग्रेजों का रवैया नरम हो गया और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की गई। इसके बाद में इसका तीसरा जो पॉइंट है इस प्रश्न का कि किस तरह की नीति बदली, तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंग्रेजों का शासन कंपनी से हटकर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आपको इससे पहले प्रश्न में भी आया है कि अंग्रेजों ने जो शासन था वह कंपनी से हटा करके और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला गया था, जिसके कारण सारे नियम कानून अब इंग्लैंड से बनने लगे। कंपनी जो यहाँ पर व्यापार के लिए आई थी उससे इसका अधिकार छीन लिए गए थे। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है संसाधन क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज रिसोर्सेज। तो देखिए संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी उपयोग की जो वस्तुएं हैं, सभी जो उपयोग की वस्तुएं वो संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि हम बात करें कि जिस मोबाइल पर या जिस लैपटॉप पर आप देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ये भी क्या है, एक उपयोग का संसाधन है। तो उपयोग के संसाधनों में जैसे जंगल हैं वो भी उपयोग के संसाधन हैं, पानी है वो भी उपयोग के संसाधन हैं, और जल स्रोत हैं वो भी सभी पानी के उसके संसाधन हमारे जल संसाधन हैं, और जंगल हैं, वन हैं, ये सभी जो भी हमारे काम में आती हैं जो भी चीज़ें वो हमारे संसाधन हैं। यानी मकान है हम जिसमें निर्माण करते हैं वो भी संसाधन के काम में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सभी संसाधन रिसोर्सेज कहलाते हैं जिनसे हमें किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जो वस्तुएं हमारे आवश्यकता की पूर्ति करती हैं वो सभी संसाधन कहलाती हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, तो हमारा 13वां प्रश्न है बायोगैस संयंत्र का चित्र का नामांकित चित्र बनाइए। जी हाँ दोस्तों, बायोगैस का नामांकित चित्र आपको बनाना था इसमें, और इस प्रश्न के लिए हम आपको एक पिक्चर अवेलेबल कराएंगे, उस पिक्चर को आप देख लेना और अपने बुक से भी मिलान कर लेना। इस प्रकार से इसका हम एक चित्र बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हमारा 14वां प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये होता है जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है, जब 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है तो उसे मत देने का अधिकार, मत जानते हो आप, मत कहते हैं वोट को, मत का मतलब मना नहीं है यहाँ पर, तो उसे मत यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जब व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो उसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी आप वयस्क हो जाते हैं 18 वर्ष के बाद में, उसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, न्यायपालिका क्या है। वाट न्यायपालिका की क्या भूमिका है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। न्यायपालिका की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। तो देखिए न्यायपालिका जो होती है, इसके सीधे सीधे इससे शब्द से ही मालूम चल रहा है कि यह नागरिकों को क्या करती है दोस्तों, ये नागरिकों को
न्याय प्रदान करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका, नागरिकों को न्याय प्रदान करना होता है। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को पालन कराने का कार्य न्यायपालिका करती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। वीडियो को आप स्किप ना करें, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें हम ऐसी होती हैं जिनको आप हमके लिए मौखिक बता रहे हैं। तो न्यायपालिका क्या करती है दोस्तों? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कराने का कार्य न्यायपालिका करती है, अधिकारों का पालन कराती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, कानूनों का रक्षक कहा जाता है। न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? कानूनों का रक्षक कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो बातें मैंने आपको लिखाई थी इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप आप इन बातों को पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस प्रकार से आप इनमें लिख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद में दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योग के स्थलों को दर्शाइए। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें इसमें भीलवाड़ा की, तो देखिए भीलवाड़ा हमारा यहाँ पर है। राजस्थान के नक्शे में अगर हम बात करें तो हमसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, और 3 चीज़ों में देखिए भीलवाड़ा की बात करें हम, तो भीलवाड़ा हमारा यहाँ पर है, और दूसरा है हमारा दूसरा है हमारा जयपुर। तो देखिए जयपुर हमारा यहाँ पर है, ये हमारा क्या है? जयपुर है। और ये हमारा क्या हुआ? भीलवाड़ा। और आप नक्शे को अपने बुक से मिलान कर लेना। और इसके बाद साथ में अगर हम बात करें ब्यावर की, जहाँ दोस्तों तो ब्यावर है, ब्यावर अजमेर में है। तो ब्यावर कहाँ है? अजमेर में है। तो ब्यावर हमारे इसमें अजमेर हो जाएगा, जयपुर के बिल्कुल बगल में यहाँ पर। ये वाली जो जगह है ये हो जाएगी हमारी ब्यावर। इस प्रकार से आप इनको अपनी बुक से मिलान करके और भर लेना दोस्तों। हमने आपको ये चीज़ें अवेलेबल करा दी हैं। अब अगला जो प्रश्न आता है हमारा, सड़क सुरक्षा के उपाय बताइए। जी हाँ दोस्तों, सड़क सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं, उपाय हैं, उनके क्या क्या उपाय हैं। तो देखिए इसमें आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, और मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट, ऑनलाइन जो संसाधन है हमारे उन पर मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहला पॉइंट है मजबूत पासवर्ड। यानी आप इस प्रकार का पासवर्ड नहीं लगाएं जिसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना नाम इस प्रकार से हो, तो उस पर आप अपनी पासवर्ड ना लगाएं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जैसे कोई उसे ना खोल सके। दूसरा पॉइंट है, कई बार आपको किसी मैसेज के माध्यम से लकी ड्रॉ या लॉटरी लग चुकी है आपकी, और आप इस लिंक को खोलें और ये जो जानकारी प्रदान करें अपने अकाउंट संबंधी या अन्य महत्वपूर्ण एड्रेस संबंधी, तो आप कोई जानकारी प्रदान ना करें। जी हाँ दोस्तों, दूसरे पॉइंट में जानकारी ना दें, अनावश्यक मैसेज को या मेल को अपनी जानकारी प्रदान ना करें। और तीसरा पॉइंट है हमारा, बैंक डिटेल किसी को भी नहीं दें, क्योंकि बैंक डिटेल हमसे कभी भी नहीं मांगी जाती है। और अगर बैंक डिटेल मांगती है तो बैंक हमें केवल फ़ोन करके ये कह सकते हैं कि आप बैंक में संपर्क करें, मैसेज के माध्यम से अपनी शाखा में संपर्क करें। लेकिन बैंक वाले हमसे कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने एटीएम का कोई कोड या जो ओटीपी होता है उस प्रकार की ओटीपी को कभी आप किसी भी के लिए भी इन चीज़ों को ना दें। इनके अलावा यदि आपके पास में अन्य कोई उपाय हो तो आप उनको भी यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आपके लिए 4-4 अंकों के प्रश्न आ चुके हैं, प्रश्न 18 से 21 तक। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? तो दोस्तों देखिए, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया और दांडी मार्च निकाला था। इसके पीछे उनका यही उद्देश्य था कि नमक प्रतिदिन के उपयोग की वस्तु है। नमक, देखिए नमक हमारे रोज़ाना काम आती है, और ये आम व्यक्ति
आम व्यक्ति के उपयोग की वस्तु है, आम व्यक्ति के उपयोग की वस्तु है, और अतः इस पर टैक्स ना लगाया जाए, क्योंकि गांधी जी ये सोचते थे कि नमक जैसी वस्तु पर यदि टैक्स लगा दिया तो यह जनता पर अत्याचार होगा, क्योंकि नमक के बिना मनुष्य की या व्यक्ति की जिंदगी ज़्यादा आसान नहीं होगी। इसलिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए फैसला लिया और उस पर उन्होंने दांडी मार्च निकाला और कानून तोड़ने का फैसला लिया और विरोध, सरकार का विरोध किया था। इस प्रकार से आप अपनी पुस्तक में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया गया, इसको भी आप देख सकते हैं। ये बड़े प्रश्न हैं, चूंकि दोस्तों इनका आंसर यहाँ पर अवेलेबल कराना असंभव है। इस प्रकार से हम प्रश्न 19 की बात करें तो विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न बहुत अच्छा है, आपके लिए आ सकता है, तो इसको आप अपनी बुक से मिलान कर लें और निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल रट लें दोस्तों, क्योंकि इनमें से 100% आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये मॉडल पेपर है, जैसा अन्य विषयों में मॉडल थे उनमें भी आपके लिए प्रश्न इसी मॉडल में से आए थे, तो इनमें भी बिल्कुल आएंगे आपको। अगला प्रश्न है इसी का, अथवा भारत में के किसी कृषि फार्म की गतिविधियों का वर्णन कीजिए, तो आप इनको भी अपनी बुक में देख लें। इसके बाद में हमारा इसका 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कोई 2 अधिकारों को विस्तार पूर्वक लिखिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 6। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 6। तो देखिए 6 अधिकारों में पहला है हमारा समानता का अधिकार, इनमें से हमें किसी समानता का अधिकार, और दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आप लगातार रहें, वीडियो पर बने रहें, बोर नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आपको प्रदान हम करा रहे हैं दोस्तों। और अंतिम जो अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में हमें 6 अधिकार प्रदान किए गए, किसी 2 का आप वर्णन इसमें कर दें, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है उनका। अगला है इसी में, देखिए निरंकुशता क्या है। जी हाँ दोस्तों, निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, निरंकुशता से तात्पर्य होता है मनमानी। निरंकुशता क्या होती है, मनमानी, अर्थात जब शासक द्वारा कानून का उल्लंघन करना जब किया जाता है तो उसे ही हम निरंकुशता कहते हैं। जब कोई शासक जनता के प्रति अत्याचार करता है, कानून और शासन चलाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, कानून का क्या करता है दोस्तों, कानून का उल्लंघन करता है, तो वह शासक निरंकुश शासक कहलाता है और उसका शासन निरंकुशता कहलाता है। अब बात करते हैं हम इसके उपाय की, तो संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए। तो देखिए ये हमारे विवेक का प्रश्न दिया गया है, तो हम अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं, संविधान में कठोर कानून होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कठोर कानून होना चाहिए कि इस प्रकार निरंकुशता पर कानून के द्वारा लगाम लगाई जा सके। दूसरा, जनता ऐसे शासक का क्या करे, जनता का विरोध होना चाहिए, यानी जनता को इस प्रकार के शासक को हटाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जनता के विरोध, अगर जनता का विरोध उसके मन में बैठ जाएगा, जनता का भय एक शासक के मन में बैठ जाएगा, तो वह शासक निरंकुशता नहीं करेगा। इसके बाद में हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 21वां प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ और मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल की गई थीं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें कितने चरण थे, 7 चरण थे उसमें।
और इसमें दिया गया है मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ में देखिए, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थीं? ABCD। जी हाँ दोस्तों, ये थी ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो आप इनको इसमें लिख सकते हैं, इसके आंसर में ये 4 रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। और अब इसके जो अथवा में जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अथवा में प्रश्न है चतुर्थ चरण में बृहद राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, चतुर्थ जो चरण था उसको बृहद राजस्थान नाम दिया गया था। चतुर्थ चरण का नाम था हमारा बृहद राजस्थान। और इसमें दोस्तों देखिए, एक तो बीकानेर को मिलाया गया था, बीकानेर। एक जयपुर को शामिल किया गया था, एक जैसलमेर को, और एक जोधपुर। और इन रियासतों को किस में मिलाया गया था? इससे पूर्व जो राजस्थान का चरण था, संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण था। तो संयुक्त राज्य राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर रियासतों को मिलाकर के चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान बनाया गया था। इस प्रकार से हमने आपको इस पेपर में जितने भी प्रश्न थे सभी का सॉल्यूशन दिया गया है जो दोस्तों। और आपसे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और आपसे निवेदन है कि जिस प्रश्न के बारे में आपको कोई शंका समाधान हो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मूमल इंग्लिश क्लासेज।